हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आप सभी के लिए आज हम दरोगा का नया सेट लेकर आए हैं और बहुत ही मस्त बुक है। और उस बुक आप लोग सभी जानते होंगे, ऑडिटेरिया का समान अध्ययन दरोगा का बहुत ही बेहतरीन सेट माना जाता है। अगर इस सेट में आपका 50 से 60 के बीच में नंबर आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका एक सीट पक्का होने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं कि कैसा सेट है। और यह सेट एक सेट प्रतिदिन हम रोज़ एवरीडे डालते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और इसका आनंद उठाते रहिए। और एक सेट दरोगा में आपका कन्फर्म होगा। ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, जिनका भी दरोगा में हो जाए रिजल्ट वो कम से कम हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर मेरा हो गया है। हम उनसे है जो ऑटोग्राफ लेने के लिए आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण किया था? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बने रहिए हमारे, थोड़ा आइकन लाना पड़ेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। यही है जो महामल्ल की उपाधि धारण किया था। और इन्होंने बतापी कोंड की भी धारण उपाधि किया था, इसके बारे में भी याद रखिएगा। और पल्लव वंश का संस्थापक भी पूछ देता है, कौन था? तो सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। तो इसके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाता है, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित रखते थे। ये दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इनका नाम जानने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन में। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कहा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और गुप्त वंश का शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। कभी कभी गुप्त संवत के बारे में पूछ लिया जाता है, कब चलाया गया था? 319 से 320 ईस्वी पूर्व में चलाया गया था। किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। इसी के ही वंशज में एक और राजा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को एक और उपनाम से जाना जाता है और वह है कविराज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और पूछ देता है कभी कभी कि बताइए समुद्रगुप्त के दरबार में कौन सा कवि रहता था? तो वो था हरिसेन। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सिंह विष्णुगुप्त था। याद रखिएगा, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में हम चलते हैं। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने। कहता है इंडो यूनानो शासक मिनांडर ने पुष्यमित्र शुंग से पराजित हुआ था। फिर से सुन लीजिए, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। ये भी पूछ लिया जाता है। अब पतंजलि शुंग वंश के सभा में रहते थे, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था चौथा नंबर क्वेश्चन में। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म पूछ देता है कब हुआ था? तो 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 345, ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य की। और गद्दी पर कब बैठा था? तो यह भी बताएं, 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। चलिए इसी के दरबार में चाणक्य प्रधानमंत्री था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चाणक्य का किताब बहुत ही फेमस है, पुस्तक पूछ देता है, जो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो चाणक्य के मारिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थवेद। देखिए वेद जो है 4 है। कौन कौन है? अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये 4 वो वेद होता है और चारों को डिटेल पढ़ना होता है। तो फिलहाल यह वेद से संबंधित कुरुओं का राजा कहेगा तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्न बतूता। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, यही प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में पूछ देता है कि बताओ रेहेला नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इब्न बतूता की। इसके संबंधित में पूछ देता है कि बताओ किसके समय में इब्न बतूता जो है भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था।
और ये कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। कौन? इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि दिए गए प्रश्नों में से कौन सही सुसुमित नहीं है? तो दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ये सही है, दीवाने बलवन सही है, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक सही है, दीवाने ए मुक्त खराज यह जो है नहीं संबंधित है, दीवाने मुक्त खराज जो है यह संबंधित नहीं है, इनसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। दीवाने मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं किया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, दीवाने मुक्त खराज की स्थापना फिरोज शाह तुगलक नहीं, कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और यह किससे संबंधित था? ये वित्त विभाग से संबंधित था। तो इसको याद रखना होगा कि दीवाने मुक्त खराज किससे संबंधित था? तो वित्त विभाग। अच्छा, इसके बारे में भी जान लीजिए, दीवाने खैरात ये दान विभाग से संबंधित था जो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग से संबंधित था जिसे बलबन ने चलाया। दीवाने कोही ये कृषि से संबंधित था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इतना क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना हो। बढ़ते चलते हैं आगे हम 8 नंबर क्वेश्चन में चलिए। कह रहा है अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1562 ईस्वी में। अब हरम दल समझिए क्या होता है। हरम दल का मतलब होता है राजा पर स्त्रियों के साथ दूसरी जगह पर जहाँ वक्त बिताते थे उस जगह को हरम दल कहा जाता था। तो हरम दल अकबर के समय में 3 बातें याद रखिएगा। 1562 ईस्वी 3 काम किया था, अपने को हरम दल से मुक्त किया था और 1562 ईस्वी में ही जोधाबाई से विवाह किया था जो भारमल की पुत्री था। तो इतना क्वेश्चन आपको अकबर से संबंधित याद रखना। और 1562 ईस्वी में दास प्रथा का भी अंत किया था, ये भी आपको याद रखना होगा। दास प्रथा का मतलब कि कोई राजा किसी को हरा देता है तो वो किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, यही था दास प्रथा। चलिए, तो ये तीनों बात याद रखिएगा, हरम दल से मुक्ति, विवाह किया था और दास प्रथा को अंत किया। कौन? अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो यह ऑप्शन नंबर सी होगा, अलवर्दी खां के समय में। अलवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल का शासक बना था और इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके समय में ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय ही घटित हुई थी। कहाँ? बंगाल में। और इसके समय में प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है तो मार दीजिएगा, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में हम लोग चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता हस्तांतरित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बंगाल विभाजन प्रभावी लागू किया हुआ था? तो बंगाल प्रभावी लागू हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। अगर बंगाल विभाजन की घोषणा पूछे तो मारिएगा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। अच्छा, बंगाल विभाजन किसके कारण हुआ था? तो इसे प्रशासनिक असुविधा की दृष्टि से इसे विभाजित किया गया था। तो याद रखिएगा ये भी। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की भी स्थापना हुई थी, इसके लिए याद रखिएगा। और 1904 ईस्वी में कर्जन के समय ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो झारखंड से था भूमिज विद्रोह, और उस समय जो था बिहार झारखंड एक में था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके संबंधित में बिहार से संबंधित और भी जान लीजिए विद्रोह कौन कौन सा है। चेरो विद्रोह जो हुआ था वो भी हुआ था झारखंड में, कोल विद्रोह झारखंड में, संथाल विद्रोह झारखंड में। संथाल विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। मुंडा विद्रोह भी हुआ था झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, राजनीतिक हैं? किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं? तो ये था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह वाक्य कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर, कहता है जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। हंटर आयोग
का गठन किसने किया था? तो अंग्रेजों की तरफ से हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो इसके साथ साथ भारतीयों की तरफ से भी एक कांग्रेस समिति गठित की गई थी। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये पूछ देता है। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है 15 नंबर में हम लोग चलते हैं। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए 15 नंबर में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है, तो ये कहलाता है कर्णप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। काली मिट्टी जो है गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। लाल मिट्टी जो है छोटा नागपुर के पठार और झारखंड के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तमिलनाडु में भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, तो इसको कौन सा पास जोड़ती है, आपको इसका आंसर देना होता है। तो डंकन पास देखिए है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? ऑप्शन नंबर बी, ये हिमाद्री का भाग है। हिमाद्री से संबंधित यह बता देते हैं आपको, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह इसकी ऊंचाई जो है लगभग 6000 मीटर है। इसके अंतर्गत कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इस हिमालय के भाग में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। और 4 राज्य कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है और नागालैंड है। तो याद रखिएगा 4 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। कारामुक रेगिस्तान कहाँ है? कारामुक रेगिस्तान जो है आपका तुर्कमेनिस्तान में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका विनिपेग झील। विनिपेग झील जो है कनाडा में है। बाकी अनोगा झील, लडोगा झील, बैकाल झील, ये सभी झील रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है? भू आवेशित देश बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पलाऊ। भू आवेशित देश का इसके अंतर्गत जो है जबकि कह रहा है अंडोरा, माल्डोवा एवं मलावी भू आवेशित देश का उदाहरण होता है, यानी भूमिवध देश होता है, भूमि से घेरा हुआ है, बट पलाऊ भूमि से घेरा हुआ नहीं है। इसमें कह दिया है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से पढ़िए, भू आवेशित देश नहीं है मतलब भूभाग से जुड़ा हुआ है नहीं है, मतलब सिर्फ पानी से जुड़ा हुआ है, बाकी सब भूभाग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर में, हमारे साथ बने रहिए। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा देखिए नाम ही से पता चलता है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। केरल में और कुछ पूछा जाता है कि कालीकट बंदरगाह कहाँ है? तो कालीकट बंदरगाह केरल में है। जब वास्को डी गामा वहाँ आया था तो उस समय वहाँ का राजा कौन था, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो जमोरिन था कालीकट बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? गन्ना का उत्पादन अगर कहे तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। बिहार है, मान लिया जाए बिहार है, तो उत्तर पश्चिम इधर होगा, तो इधर के क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण हो गया है ना, पूर्वी चंपारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, तो इस सब में है जो गन्ना की अधिक उत्पादन होता है बिहार में। बिहार में पूछ देगा तो अगर नाम दे देगा तो पश्चिमी चंपारण मारिएगा, किशनगंज मारिएगा, किशनगंज नहीं सॉरी, पश्चिमी चंपारण में किशनगंज नहीं आता है, सिवान आता है, गोपालगंज आता है और पूर्वी पश्चिमी चंपारण है। सबसे अधिक चीनी जो होता है पश्चिमी चंपारण में। गन्ना अगर उत्पादन हो रहा है तो वो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो रेखी समिति का संबंध है जो अप्रत्यक्ष कर से है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार की कौन सी परियोजना को 2015 ईस्वी में शुरू नहीं किया गया था? 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा भारतमाला परियोजना। बाकी जब देखिए इस सब भी परियोजना कुछ पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आया था, तो ये 2015 में आया था। सागरमाला परियोजना भी 2015 में आया था। प्रधानमंत्री से संबंधित ये दो वो है सुकन्या समृद्धि परियोजना, ये भी 2015 में आया, यानी तीनों योजना ये आया था 2015 में आया। सिर्फ भारतमाला परियोजना अगर कहे
तो भारतमाला परियोजना 2017 में आया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? तो देखिए राउरकेला के बारे में पूछा गया है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बहुत अधिक जोर दिया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बारे में हम जो है इकोनॉमिक का क्लास लिए पंचवर्षीय योजना में, उसके सारे डिटेल से बताया हुआ है, तो आप जा करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। इस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी हम बता देते हैं। देखिए इसमें राज 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 दाब और भार भार, ये 3 गो वर्ड है, इसको याद रखना होगा आपको। राज दाब और भार। देखिए अगर पूछे राउरकेला, रा से राउरकेला, तो राउरकेला जो बना था जर्मनी के सहयोग से बना था। दाब याद रखिएगा, दा से दुर्गापुर, दुर्गापुर जो बना था ब्रिटेन के सहयोग से बना था। और भा से भिलाई, भिलाई जो बना था रा से रूस के सहयोग से बना था। तो राज दाब भार याद रखिएगा, ये सभी हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहिएगा क्यों? क्योंकि शिक्षा इसलिए देती है सरकार ताकि उसी का काम आवे, है ना। शिक्षा देंगे तो फिर क्या बनेगा, कुछ नौकरी वाला लगेगा और फिर हम उससे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर में हम। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र अभी उसके ऊपर में बता चुके हैं, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? जो सेवा कर रहा है, दुकानदार, डॉक्टर, गाड़ी घोड़ा चलाने वाले, हवाई जहाज चलाने वाले, सब सेवा दे रहा है ना। जो भी है सेवा दे रहे हैं तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 30 नंबर में हम लोग चलते हैं। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों को जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये भी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ पर जा करके इसको पढ़ सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक दर क्या है, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से समझाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 31 नंबर में। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान दिया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर में हम लोग चलते हैं। 31 नंबर में क्या कह रहा है? 31 नंबर तो हो चुका था, 32 नंबर में हम लोग चलते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो कहाँ देखते हैं लोकतंत्र को? प्रस्तावना में। प्रस्तावना किससे शुरू होता है? तो हम भारत के लोक से शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के बारे में और पूछ देता है कि बताइए प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का उद्देश्य क्या होता है? तो संविधान का उद्देश्य यही होता है कि नियम कानून से हमारे देश में चलना, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे देश को चलना है, अनुशासन में चलना है, प्रस्तावना का उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना, तो ये है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद पूछ देता है किस कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, समानता के बारे में दिया गया हुआ है। माने कानून के नगर में सब बराबर है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, तो इसी को कहा जाता है। अनुच्छेद याद रखिएगा 14 से लेके 18। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 34 में। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो 44वां संविधान संशोधन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब पूछ देता है इसका डेट, कभी कभी पूछ देता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में याद रखिएगा। और इसी के तहत है जो जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला अगर आता है तो पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, यह अधिकार 44वें संविधान संशोधन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में। प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन नंबर बी जीवी मलवांकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलवांकर के विरुद्ध जो है 15 दिसंबर 1954 ईस्वी को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह विश्वास पत्र लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिससे इस पर कुछ नहीं असर पड़ा।
अगर पूछ देता है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन था, तो यही मारिएगा जीवी मलवांकर, गणेश वासुदेव मलवांकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में चलते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, स्वीकृति प्रदान की गई जून 2005 को। जून में मतलब इसका डेट कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा 15 जून 2005 को स्वीकृति हुई थी और अक्टूबर से इसे लागू किया गया था। जून में इसको स्वीकृति मिली और 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार लागू किया गया। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर स्वीकृति पूछ रहा है तो 15 जून 2005 मानिएगा, अगर कहेगा कि सूचना का अधिकार कब से लागू किया गया तो 12 अक्टूबर 2005 से मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसमें बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पंचायत सचिव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा सही है? इसका सही वाला ऑप्शन बहुत ही खतरनाक होता है, इसको ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बता देते हैं, इसमें का बी हो जाएगा। देखिए कह रहा है संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बिल्कुल सही है। और निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। गलत जवाब है, यह इससे संबंधित नहीं रखता है तो दोनों सही ऑप्शन है, लेकिन इसके अनुसार ए के अनुसार यह जो है अधिक पुष्टि नहीं करता है। तो ये हो जाएगा ए और दो दोनों सही है, परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका जो स्पष्टीकरण किया गया है इसका बी में, यह इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि हटाने की प्रक्रिया जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति अकेले नहीं कर सकता है। अगर निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना हो तो सिर्फ राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटाएगा, इसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उससे सलाह लेकर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो आधा अधूरा दिया हुआ है, इसीलिए कहा गया है कि इसमें जो दोनों सही है, परंतु बी जो है स्पष्टीकरण नहीं, क्योंकि स्पष्टीकरण पूरा नहीं दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर में। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई है? देखिए हिंदी की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी 1949 ईस्वी में। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी गई और 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अगर विश्व हिंदी दिवस कहे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। इसको याद रखना होगा, बहुत बार पूछा जाता है। पंचायती राज सूची किस विषय के अंतर्गत आते हैं? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे जनगणना है तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है ना। समवर्ती सूची जिस पर दोनों राज्य और संघ दोनों मिलकर जो कानून बनाता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 में से हरितगृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरितगृह प्रभाव के अर्थ के बारे में देखिए जानिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ जाना, तो यह कहलाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। और यह गैस के बारे में पूछ देता है तो सबसे अधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प भी होता है, तो ये सभी आते हैं इसके में। लेकिन ऑप्शन देख करके मारिएगा इसमें कौन कह रहा है। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए वही क्वेश्चन को घुरा दिया है, जीवन के लिए उपयोगी भी है और हानिकारक भी, वही कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पृथ्वी पर रहेगा तो इसको पेड़ पौधे ले लेंगे और पेड़ पौधे लेंगे तो हमारे लिए क्या छोड़ेंगे? ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो दोनों लाभदायक हो गया है और हानिकारक अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा तो वातावरण गर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी है जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मैनग्रोव ज्वारीय वन जिसको कहा जाता है वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1972 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक
रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है। ध्यान से पढ़िए, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, द कोर्ट डांसर नहीं लिखा गया था इनके द्वारा, जबकि विसर्जन, गार्डनर और नेचर क्योर ये सभी 3 पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक है जो इनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा कि गांधी जी को भी नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया था। बिल्कुल किया गया था। कब किया गया था? तो 1937 ईस्वी में किया गया था। इससे पहले और बात जान लीजिए कि महात्मा गांधी को 5 बार है जो इसके लिए नवाजा गया था। 5 से 6 बार के लिए इसके चुना गया था। 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया था, लेकिन पहली बार अगर पूछे तो 1937 में, दूसरी बार 1948 ईस्वी में। और कहेगा कितनी बार नामित किया गया है? तो 5 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNDIO होता है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पूछ देता है? तो 48 का जो है क्वेश्चन पूछ देता है। 48 का देखे बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ये नंबर हो जाएगा वियना। UNDIO का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछ देता है तो वियना है। वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलिए 49 में पूछ देता है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो लूना 9 था। 49 के CA हो जाएगा। अब पूछ देता है कि बताइए लूना A9 जब था कब उतरा था? तो 1968 ईस्वी में उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 50 नंबर में हम लोग, किस राज्य की प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो रत्नागिरी मठ सब देखिए कंफ्यूज होके मारेगा महाराष्ट्र, लेकिन रत्नागिरी मठ जो है उड़ीसा में है। याद रखिएगा, रत्नागिरी मठ कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 52 नंबर में हम लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखते रहिए और अपना आनंद उठाते रहिए, क्योंकि यह इम्तिहान की घड़ियाँ हैं। ज़िंदगी आपसे इम्तिहान ले रही है और यह ठान लीजिए कि जब तक लेंगे नहीं एक सीट, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। निम्नलिखित में से कौन से एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है? दुर्बल अम्ल पूछ दिया है, जो ऐसा एग्जाम में पूछते रहता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें दुर्बल अम्ल जो है CH3COOH, जिसे कहा जाता है एसेटिक अम्ल। ये क्या है? एसेटिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 को क्या कहा जाता है? इसके बारे में बताइए आप लोग। HNO3 ये भी मजबूत अम्ल है। ये सब जो है मजबूत अम्ल है और ये जो है कमजोर अम्ल है। तो इसको याद रखना होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है पूछ दिया। नहीं वाला क्वेश्चन बताए ना, बहुत खतरनाक होता है, इसको ध्यान से पढ़ना होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कैल्शियम। बाकी ये सभी है। क्लोरोफिल का घटक है लेकिन कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कार्निटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कार्निटाइट यूरेनियम का है। यूरेनियम का और भी पूछ देता है कौन सा है, तो पिंच ब्लेड भी होता है। इसके साथ साथ एल्युमिनियम को भी आपको याद रखना होगा। एल्युमिनियम को जो है बॉक्साइड होता है, क्रायोलाइट होता है, कोरंडम होता है और काओलिन भी होता है। मैग्नीशियम के बारे में जान लीजिए। डोलोमाइट होता है, इप्सम लवण होता है और कार्नीलाइट होता है। और पोटेशियम के बारे में जान लीजिए, इसको भी कार्नालाइट कहा जाता है और नाइटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमको निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कह रहा है एक में क्लोरीन और एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। ये भी सही है। अगर पूछ देगा उत्कृष्ट धातु कौन कौन है, तो सोना और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु होते हैं। ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उनमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा के अनुपात कहलाता है। 56 का सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 56 का सी विलयन की सांद्रता कहलाता है।
चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो इसको काठ स्पिरिट भी कहा जाता है, जिसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मेथिल अल्कोहल। इसको कच्चा स्पिरिट भी कहा जाता है, कास्ट स्पिरिट, जो लकड़ी से बनाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो अंठावन का आपका हो जाएगा प्रसरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 नंबर में, बने रहिए हमारे साथ। निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? फूल और बीज को रंग जो होता है देखते हैं, तो रंग किसके कारण से होता है? तो क्रोमोलाइट के कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, माफ कीजिएगा, क्रोमोप्लास्ट के कारण। 60 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो फ्लोएम का भाग नहीं है वाहिकाएं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो 61 का आपका आंसर डी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं, कौन मदद करते हैं? वही आपको चुनने के लिए बोल दिया है, थ्राम्बोसाइट करता है। देखिए, रक्त के थक्का बनने में मदद, जब हमारे पैर कट जाते हैं बाहर आता है तो रक्त क्या हो जाता है? थक्का बन जाता है। तो किसके कारण बनता है? तो थ्राम्बोसाइट के बनता है। लेकिन वही खून अगर हमारे अंदर शरीर के रहता है तो जमता उमता नहीं है, तो वो किसके कारण नहीं जमता है? तो हिप्पेरिन के कारण नहीं जमता है। दोनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण रोग के उदाहरण है? संक्रमण रोग, तो जान लीजिए मलेरिया जो है संक्रमण रोग है। कहिएगा सर रक्तहीनता, मधुमेह, गठिया ये सब नहीं है, मलेरिया जो है संक्रमण का भी रोग है। क्यों है? क्योंकि सूक्ष्मजीव जीवाणुओं के कारण यह होने वाला संक्रमण रोग कहलाते हैं, जैसे कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मलेरिया, फलेरिया, ये सब संक्रमण रोग के उदाहरण हैं। तो ये संक्रमण रोग में आ जाता है। नेक्स्ट 64 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। हमारे देश में भैंसों की लगभग 10 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कुछ और भी नस्ल सुन लिए, नागपुरी, सुरती, मेहसाना, नीली कवि, जफराबादी, ये सभी है जो भैंसों का नस्ल है, और ये सभी भैंस गुजरात में पाया जाता है। भैंस के दूध में अगर पूछ देता है और गाय के दूध में पूछ देता है किसमें वसा सबसे अधिक रहेगा, तो भैंस वाला में होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगर जिबरेलिन के बारे में पूछा तो बौने पौधे को लंबा करने वाला ये हार्मोन होता है, जिबरेलिन, इसको भी याद रखिएगा, पूछ देता है। पृथ्वी के धुर पर जी का मान होता है, पृथ्वी के जी पर जो मान होता है वह सबसे अधिक होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी रख लीजिएगा ध्यान। जी का मान पृथ्वी के धुर पर सबसे अधिक होता है, याद हो गया आपको, तथा विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे न्यूनतम होता है। जैसे मान लिया जाए ये है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये इक्वेटर हो गया। तो यहाँ पर जो है ध्रुव पर, चाहे यहाँ पर, इसका मान जो होता है ध्रुवों पर कह रहा है क्या होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक हो जाता है, यहाँ पर जो है जी का मान सबसे अधिक हो जाता है। लेकिन विषुवत रेखा इस एरिया में अगर रहे तो यहाँ पर इसका मान सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। आपको देता है कि बताइए जी का मान, ये जी जो दिया हुआ है इसका मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और जी का मान कम कब होता है, जब पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ जाता है तो जी का मान कम जाता है, और जब पृथ्वी के घूर्णन गति घट जाता है तो जी का मान बढ़ जाता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए 67 नंबर में फोटोन कण की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी तरंगदैर्घ्य और ये चाल बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किसकी प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है, तो बोरोन छड़ का प्रयोग किया जाता है। चलिए कैडमियम का छड़ या बोरोन का छड़, दोनों में भी प्रयोग किया जाता है नियंत्रक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में।
चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दिए गए विकल्पों का कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो ए हो जाएगा, कार्य जो है सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है, जबकि बल और त्वरण ये सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर में हम लोग चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो गया, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। 72 नंबर में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? 73 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 73 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, IIT खड़गपुर। अब देखिए कुछ सुपर कंप्यूटर है और कौन सा जो है बनाया है कंपनी, IT कंपनी, उसके बारे में भी जान लीजिए। जैसे परम शक्ति कह देता कि परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कौन बनाया है? तो IIT खड़गपुर, है ना। सुपर कंप्यूटर परम के बारे में पूछा हुआ है तो IIT खड़गपुर। अगर परम कामरूप कहे तो IIT गुवाहाटी हो जाएगा ए। अगर परम अनंत कहे तो IIT गांधीनगर हो जाएगा। अगर परम गंगा कहे तो IIT रुड़की। तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य के बारे में पूछ रहा है, तो देख लीजिए, आपको पढ़ना है ऑप्शन और जवाब देना है। 74 नंबर का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया, कथन कारण करके दिया हुआ है, एक दो करके दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं, हमारे साथ बने रहिए। कह रहा है कि इसमें भारत को 126 स्थान प्राप्त हुआ है हैप्पीनेस रिपोर्ट में, बिल्कुल सही बोल रहा है। और फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही रिपोर्ट है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर, ये भी सही है। हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 126 है और टॉप पर है जो फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। ये सभी बातें हैं जो बिल्कुल राइट बोला गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 कहाँ दिया हुआ है आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 में हम लोग चलते हैं कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? साइक्लोन 1 मिस्र के साथ शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नया भी है, करंट से संबंधित है, इसीलिए याद रखिएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? इंदौर। 76 में ये हो गया। अच्छा, इसमें पूछ देता है कि बताइए कि इसमें इंदौर कहाँ पर है भारत के? तो मध्य प्रदेश में। और अगर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है तो मुख्य अतिथि पूछ देता है कौन था? तो गुयाना के राष्ट्रपति था मुख्य अतिथि। अच्छा, गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 77 नंबर में चल जाते हैं। पर्यटन के उत्साह देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया जाएगा पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब सही नहीं है? 78 का बी देखिए सही नहीं है। इसमें से बिहार का स्थान अंतिम है, गलत है। अगर बिहार के स्थान पूछा जाए बड़े राज्यों में तो 18वीं रैंक आता, बिहार का अंतिम से 16वीं रैंक आता है, अंतिम से तीसरे स्थान पर है। पर ये कह रहा है कि बिहार अंतिम स्थान पर है, गलत जवाब है, अंतिम से तीसरे स्थान पर आता है। अगर रैंक में कहा जाए तो 16वां रैंक पर आता है, ये गलत हो गया, असत्य है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 में है। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये 2023 का जो वर्ष है यह किस रूप में मनाया जा रहा है? तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय। मोटे अनाज कौन होता है? ज्वार, मकई, बाजरा, ये सब मोटा अनाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 80 नंबर में। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया आंकड़ा है, इसे याद रखना होगा आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13,72,05,310 इतना है जो बिहार की जनसंख्या, मोटा मोटी 13 करोड़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 81 नंबर में। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है?
81 का बी सुधा मूर्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 82 नंबर में हम लोग, फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में पूछ रहा है। 82 नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। अर्जेंटीना ने ये दूसरी बार खिताब जीता, बिल्कुल सही है। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ यह अर्जेंटीना ने जीता था और यह जो खिताब है उसका दूसरा बार जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? 83 नंबर देख लीजिए, 83 का कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति KM जोसेफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 84 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। यह जो है जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। और देखिए करेंट से संबंधित टॉपिक है, बहुत करंट पूछा गया है क्योंकि 25 से 26 करंट है और ऐसा ही बिहार दरोगा सीट का फाइनल एग्जाम में आपका होगा, इसलिए करंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि करंट का हम एक क्लास डेली ले रहे हैं जो यूट्यूब पर है, आपके साथ पड़ा हुआ है, लिंक में भी मिल जाएगा आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लिंक दिया हुआ है। तो आप हमारे वीडियो पर जाकर वहाँ से करंट अफेयर आप तैयारी कर सकते हैं। पहले देख लें जाकर के, अगर आपको अच्छा लगे तो देखें, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, नहीं देखें, लेकिन एक बार जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में से न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसी को चुना गया है? 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिस हिपकिंस को। यह न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, क्रिस हिपकिंस, ऐसी भी याद रखने वाला चीज़ है, हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर को में, प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेविड एलन चीपरफील्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2023 का प्रित्जर। 87 नंबर में, भारतीय सेना ने किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन हुआ है? 3D प्रिंटेड वाला डाकघर कौन बना है? बहुत ही भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में बना है, अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुसुमित है? अब मिलान करना है इसको, कौन सही है? 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तोरकिया उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, बाकी कोई शहर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा था? कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2023 तक रखा था कि कालाजार को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? 90 नंबर के क्वेश्चन में देवाशीष पांडा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 91 का क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम पूछ दिया है कि थीम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा थीम जो है एग्जाम में पूछते रहता है, तो जो मेन टॉपिक रहेगा उसका थीम आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता श्रीजा अपूला का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बने रहिए हमारे साथ में। 93वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मतलब 2023 में कहाँ किया जाएगा 49वां G7 शिखर सम्मेलन? ऑप्शन नंबर जापान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 94 नंबर में। G7 के बारे में अगर और जानकारी चाहते हैं तो देख लीजिए, ये 2023 का पूछा है, अगर 2024 का अगर पूछ देगा कि कहाँ होगा तो आपको मारना होगा इटली में होगा। 2024 का G7 सम्मेलन कहाँ होगा? इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 नंबर में चलते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना है? प्राथमिक घाटा कितना हुआ है, उसका अनुमान कितना लगाया गया है? तो 94 का आंसर बी हो जाएगा आपका, इतना करोड़, 70,000
70,000 6,08,45 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95 नंबर में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम कौन सा है, यानी सबसे आय ज़्यादा जो पूंजी भारत में कौन लगाता है उसी के बारे में पूछ लेता है। तो देखिए 95 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सिंगापुर करता है, ज़्यादा पैसा लगाता है, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद यूएई। ऑप्शन नंबर डी में देखिए है, पहले सिंगापुर सबसे ज़्यादा खर्च करता है, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये मैथ दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उसका मासा 15 हो तो उन दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करें। आज वाला जो देखिएगा, हम मैथ वाला वीडियो कल डाले थे, उसमें ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, आप जा करके देखिए और उससे बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे इसका आंसर बता देते हैं हम, 96 का 180 हो जाएगा। चलिए 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए कौन सा होगा। आंसर 10 हो जाएगा इसका, आप लोग बना के देखिएगा, ऐसे बनाया हुआ है कल वाले वीडियो में। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हुआ है तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। विकर्ण है तो भुजा और विकर्ण √2 होता है, भुजा निकल गया उसका स्क्वायर कर दिए, a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाफ a² + b² + 2ab, 2 to 4ab हुआ है यहाँ, तो कट जाता है इसीलिए इतना बच जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनाइएगा इसको घर पे। निम्नलिखित में से विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए बहुत ही रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया है 99 का। तो 99 का आंसर बता देते हैं आपको, हो जाएगा बी। देखिए अब इसमें से आपको हिंट दे देते हैं, आप बना लीजिएगा। देखिए इसमें से 1 का क्यू किया है, फिर 2 का क्यू किया है, फिर 3 का क्यू है, 1 का क्यू करके जोड़ दिया, 1 का क्यू किया 13 में जोड़ दिया, कितना हो गया 14 हो गया। फिर 2 का क्यू किया तो 2 का क्यू कितना हो गया 8, और इसमें 14 में 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया 22। फिर 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 22 9 जो में जोड़ देंगे, इसमें 3 3 9 27 में होगा, 3 का क्यू 27 हो जाएगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। अब ये 4 का क्यू है तो 4 का क्यू 4 × 16 16 × 64, 64 49 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 113। अब ये 4 का किए थे, अब अगली बार 5 का करेंगे तो 5 का क्यू करेंगे 5 × 5 = 25 25 125, 125 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 238 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन में देखिए गुना भाग कह रहा है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्न संख्याओं के आपस में बदल देना चाहिए। किन संख्याओं को आपस में बदल दें ताकि 768 है जो आंसर आ जाए। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ए, 6 के स्थान पर 8 कर दीजिएगा, 8 के स्थान पर 6 कर दीजिएगा, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत मज़ेदार लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, दरोगा का सेट बनाने के लिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे नंबर सेट में। चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।